सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूं। हेलो एवरीवन। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे अपनी डिस्कशन में। ट्रबल इन पंजाब इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है पंजाब में हुई रिसेंट डेवलपमेंट्स पे, अमृतपाल को लेकर के और खालिस्तान को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। हॉट टॉपिक पे बेस्ड है तो इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही फुल ऑफ है लेसन्स, ग्रामर और वोकैब के। ये क्विज है आपके सामने आज का। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं। जब आर्टिकल को पढ़ो तो सिर्फ ट्रांसलेशन में मत खो जाना, साथ साथ में जो चीज़ें आपसे शेयर करूं उन पे भी ध्यान देना। सभी चीज़ों को क्लास के लास्ट में इस क्विज पे अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी ट्रबल इन पंजाब। ट्रबल तो आप जानते ही हैं, मुसीबत, परेशानी, और इन पंजाब का मतलब है पंजाब में। तो पंजाब में परेशानी का, मुसीबत का माहौल बन चुका है। अब क्यों मुसीबत का माहौल बना है, टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड इन द स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेपरेटिज्म। कह रहे जो सरकारें हैं हमारी, और कहाँ कहाँ पे, एक तो केंद्र में और दूसरी राज्य में। एक तो भारत सरकार, दूसरी पंजाब की सरकार। कह रहे इन दोनों को ना मस्ट करना ही चाहिए, मस्ट। अच्छा, क्या करना चाहिए भाई? गार्ड अगेंस्ट करना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए सेपरेटिज्म के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ। गार्ड अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के सामने गार्ड करना, किसी चीज़ का ध्यान रखना, है ना, किसी चीज़ को होने ना देने का ख्याल रखना कि ये चीज़ ना हो, गार्ड अगेंस्ट। तो अलगाववाद के सामने गार्ड अगेंस्ट करना है, इससे बचने की कोशिश करनी है। सेपरेटिज्म आप समझते ही हैं, अलगाववाद सेक्टेरियनिज्म भी इसको बोलते हैं। सब्जेक्ट है आपका गवर्नमेंट्स, वर्ब है इसकी मस्ट गार्ड अगेंस्ट। जो लोग राइटिंग के शौकीन हैं या राइटिंग में फोकस दे रहे हैं अपना, आप देखिए सेंटर का सी बड़ा रखा गया है और स्टेट का एस बड़ा रखा गया है। इसका रीज़न क्या है? ये सेंटर कोई और सेंटर नहीं, भारत सरकार है, और ये स्टेट कोई और स्टेट नहीं, इसका नाम है पंजाब। तो जब प्रॉपर नाउंस के लिए कॉमन नाउंस लगाए जाते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया जाता है। बात समझ में आई? सेंटर जो है भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंटर का सी बड़ा कर दिया। स्टेट पंजाब सरकार है, पंजाब एक प्रॉपर नाउन है, तो स्टेट का एस बड़ा कर दिया। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी आपको दिखाएंगे, एक साथ देख लोगे सभी वर्ड्स को तो इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। एक लाइक और शेयर जरूर से दे क्लास को, ताकि ये क्लास दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करता हूँ, आपको रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। आपको पता है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और अभी इस पर नवरात्रि की लोवेस्ट प्राइस एवर सेल एक्टिवेट हो चुकी है। 1 ईयर पास आपको 224 रुपये में मिल रहा है। फ़ायदा ले सकते हैं सेल का। 21 से 23 मार्च के बीच 3 दिन ये सेल रहने वाली है। तो 400 रुपये वाला पास जो जनरली आपको मिलता है वो मिल रहा है अभी 224 रुपये में। इस पास में 650 एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग, सभी के लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, है ना। तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही आप जो है मॉक टेस्ट देंगे। फ़ायदा लेने के लिए इस ऑफर का कमेंट सेक्शन में जाएं। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा टेक्स्ट बुक का, आप क्लिक करेंगे, आपको 1 ईयर पास दिखाएगा 249 का। अब ये प्राइस फाइनल नहीं है, इस पर कोड लगा लेना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे ना, आपका प्राइस घट के हो जाएगा कितना, 2224, है ना, 224 रुपये की ज़रूरत है। दिस इज़ राइट टाइम टू बाय द पास। कोड लगाना ना भूलें, YT10। चलो जी, अपनी वोकैब शीट आज शुरू करेंगे अपने वोकैब एक्सट्रीमिज्म से। 6 वर्ड्स हैं अपने पास। थोड़ा सा जूम इन कर दूँ। चलिए, एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था, इनफैक्ट कई बच्चे बोल चुके हैं कि सर इसमें हिंदी में भी डाल दिया करो। आप मुझे ये बताओ, इसमें जगह दिख रही है आपको कहीं? इस शीट में अगर हिंदी मीनिंग भी डालने लगा मैं, साथ में ये वर्ड भी हिंदी में बनने लगे सारे सेंटेंसेस, कहीं जगह दिख रही है आपको बनाने की? तो हिंदी वाला सिस्टम छोड़ दो, इंग्लिश को इंग्लिश के साथ ही पढ़ो। मैं बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ आपको, शुद्ध हिंदी भाषा में, है ना। तो लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी। एक्सट्रीमिज्म एक नाउन है, ये बना है एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर से। और एक्सट्रीमिज्म वो वाली चीज़ होती है जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर के मरने मारने पे आ जाते हो। फेनेटिसिज्म या फेनेटिसिज्म इसको बोलते हैं, जिंगोइज्म भी इसका एक सिनोनिम है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है। जो आदमी छोटी मोटी बात पे या बड़ी बात पे भी वायलेंस करने पे उतारू हो जाए, वो आदमी एक्सट्रीमिस्ट कहलाता है। द US waged a worldwide war against extremism after the 9/11 event। US ने दुनिया भर में एक वर्ल्ड वाइड वॉर को छेड़ दिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीम बिहेवियर के खिलाफ, या
आतंकवाद के खिलाफ 9/11 की वॉर के बाद। एक्सट्रीमिज्म को आम बोलचाल की भाषा में आतंकवाद बोला जाता है। इसको रेडिकलिज्म या जेलेट्री या जिंगोइज्म भी बोल सकते हैं। ये जिंगोइज्म एक खास वन वर्ड है, इसको याद रखें। जिंगोइस्ट वो आदमी है जो, समझ गए ना, कट्टरपंथी टाइप का आदमी, जिंगोइस्ट। चलिए आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। बहुत दिनों बाद आया ये। फॉर्मिडेबल हर वो चीज़ है जिस काम को सुन के आपकी रूह कांपने लगे। समझ रहे हो? जैसे 5-10 दिन के अंदर आपको मेंस की तैयारी करनी हो, आपको चाहिए 6 महीने या 4 महीने, लेकिन आपके पास टाइम इतना ही हो कि 4 महीने की जगह 4 दिन में, 5 दिन में आपको कुछ काम को करना है। तो उस काम को सुन के आपको लगेगा यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या करूंगा तो मेरा जो है जूस निकल जाएगा। तो फॉर्मिडेबल समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंप्रेसिव बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड फियरसम। 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain. 3 लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी इस फॉर्मिडेबल टास्क को अकॉम्प्लिश करते हुए, इस ना हो सकने वाले काम को पूरा करते हुए। और वो काम क्या था? इस माउंटेन को स्केल करने का, इस पहाड़ पे चढ़ने का। स्केल अ माउंटेन मतलब पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ की चोटी पे, समझ गए ना, जाके वापिस आना। डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, फियरसम, टेरिफाइंग, ये सभी इसके सिनोनिम है। इसको अ टॉल ऑर्डर भी बोलते हैं या अ टॉल टास्क भी बोलते हैं, बड़े मुश्किल काम को। आज आप डॉन्टिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे जो आपको डरा दे, फॉर्मिडेबल या डॉन्टिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास एलिनेट। तोड़ के याद रखोगे तो याद रहेगा। एलियन का मतलब होता है पराया। अब आप बोलोगे सर एलियन तो वो होता है जो मंगल से आएगा, वो भी होता है, लेकिन वो भी तो पराया है ना हमारे लिए। जो मनुष्य नहीं है, जो ह्यूमन नहीं है, वो हमारे लिए एलियन है। और या फिर जो आपके आसपास का नहीं है, आपके परिवार का नहीं है, उस जगह का नहीं है, वो भी आपके लिए एलियन है। फॉरेनर्स भी एलियन कहलाते हैं अगर एलियन वर्ड का मीनिंग आप देखें तो। अगर किसी आदमी को आप एलिनेट कर रहे हो ना, तो आप उस आदमी को जिससे जुड़े हुए हो उससे अपना रिश्ता तोड़ रहे हो। आज से आपने बोल दिया ये आदमी मेरे लिए एलियन है, आज से मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा पड़ोसी नहीं है। तो एलियनेट का मतलब है किसी आदमी को अपना ओपोनेंट बनाना, किसी आदमी से दुश्मनी मोल लेना या दूरी बना लेना। ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स कैन एलिनेट टीनेजर्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। आपसी मतभेद जो हैं एलिनेट कर सकते हैं, दूरी ला सकते हैं, दूर कर सकते हैं टीनेजर्स को उनके परिवारों से। तो ये एलिनेट वर्ड, इसका सिनोनिम होता है स्ट्रेंज। इसका मतलब भी वही है, किसी को स्ट्रेंजर बना देना। अभी तक तो आपका दोस्त था, आज से आपने बोल दिया मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, आप अनजान हो, मैं आपको नहीं जानता, है ना, स्ट्रेंज। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्पाउस। स्पाउस, किसी को स्पाउस बना लेना। स्पाउस मतलब आपकी बीवी या आपका पति, समझ रहे हैं, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड। तो अगर आप किसी को स्पाउस कर रहे हैं ना, तो आप उस आदमी को अपना रहे हैं। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं आता, ये विचारों के लिए भी आता है। कोई आइडिया था आपके दिमाग में, लेकिन अचानक से आपने उस आइडिया को छोड़ दिया, तो आपने उस आइडिया को भी एलिनेट कर दिया। ठीक है। इंसानों के लिए जरूरी नहीं है वर्ड लगाया जाए। अगला वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट वो होता है जो ओपोनेंट हो, जो ओपोनेंट ना हो, जो प्रो प्लस में ओपोनेंट हो, जो सपोर्टर हो। आप किसी चीज़ के एडवोकेट हैं, किसी चीज़ की खूब पैरवी करते हैं, प्रमोटर हैं, डिफेंडर हैं, तो आप उसके प्रोपोनेंट बन जाते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है जी ओपोनेंट। रेवोल्यूशंस आर वेज्ड बाय प्रोपोनेंट्स ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्रांतियां जो हैं अक्सर वेज की जाती हैं, क्रांतियों को अक्सर अंजाम दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमोटर होते हैं या एडवोकेट होते हैं, जो बदलाव की पैरवी करते हैं, वही क्रांति लेके आते हैं। ठीक है। तो वर्ड आर्टिकल में देखेंगे ओपोनेंट और प्रोपोनेंट एक दूसरे के एंटोनिम्स। अगला वर्ड है मैलेस। मैलेस के 2 मीनिंग है, या तो कोई बीमारी या फिर कोई डिस्कम्फर्ट। अगर भगवान ना करे किसी आदमी को बीमारी हो डायबिटीज़ की, तो वो उसकी मैलेज है। और अगर आपको कुछ सिर्फ किसी चीज़ से डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, दर्द हो रहा है हाथ में, पाँव में, सर में, या आप अपने आसपास किसी चीज़ को देख रहे हो जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको गरीबी की वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पॉवर्टी की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, तो ये सभी मैलेज हैं आपके लिए। ठीक है। टू फाइट विद द मैलेज ऑफ करप्शन द लोकपाल बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। लड़ने के लिए इस बीमारी से, मैलेज से, जो है करप्शन का, भ्रष्टाचार का, लोकपाल बिल को पास कर दिया गया है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए तो वर्ड आर्टिकल में देखेंगे एलिमेंट और अनईज इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है आज का रैम्पेंट। रैम्पेंट ये वर्ड बहुत बार हो चुका है। रैम्पेंट का मतलब होता है जी धड़ल्ले से होती हुई कोई चीज़, जिसको रोकना मुश्किल हो, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो और आपकी आंख के सामने होती जाती हो, है ना। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं धड़ल्ले से होते हुए करप्शन के, भ्रष्टाचार के, उन आरोपों ने मिनिस्टर से रिजाइन करवाया। उन आरोपों की वजह से मिनिस्टर ने रिजाइन किया। तो ये रैम्पेंट वर्ड है, इसको सिनोनिम, इसको आर्टिकल में देखेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं अच्छे अच्छे। अनचेक्ड
एक्सेसिव और अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड एक एडवांस वर्ड है, इसको याद रख सके तो ज़रूर याद रखें। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, ब्रिडल मतलब लगाम लगाया हुआ, अनब्रिडल्ड मतलब जिस पे लगाम ना लगी हो। आई बात समझ में? ऐसे ही वर्ड बना है ब्रिडल से, ब्रिडल्ड, ब्रिडल्ड और अनब्रिडल्ड। चलिए 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये है कि खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है पंजाब में, कुछ अलगाववादी तत्व हैं जो कि सेपरेट करना चाहते हैं पंजाब के एक हिस्से को और अपना खुद का खालिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया से अलग। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत देरी से जगी हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा, बेटर लेट देन नेवर। और 3 चीज़ें सजेस्ट कर रहा है इनको इस खालिस्तानी मूवमेंट को रोकने के लिए। पहली चीज़ ये कि इस चीज़ पे पॉलिटिक्स बंद हो जाए, खालिस्तानी मूवमेंट पे किसी भी तरह की राजनीति ना हो, कोई भी वोट बैंक की समझ के ना गंदा खेल ना हो। ये बहुत संगीन मुद्दा है, भारत की सॉवरेनिटी से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि पब्लिक के साथ में ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करो। वहाँ के लोग आपसे खफा हैं कृषि बिलों के बाद से, तो आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, तभी इस मूवमेंट में आपको लोगों का साथ मिलेगा, आम आदमी का, आम आदमी पार्टी का नहीं, मतलब आम आदमी का। और तीसरी चीज़ ये कह रहा है जी, ये खालिस्तानी जहाँ भी मुंह खोलते हैं और जहाँ भी उधम मचाते हैं इंडिया के बाहर, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, सरकारों से वहाँ की बात करके इन पे सख्त रवैया अपनाओ, इनको मुंह मत खोलने दो। भारत की सॉवरेनिटी और भारत के टुकड़े करने वाले किसी भी आदमी को मुंह खोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो। तो ये 3 चीज़ें सजेस्ट की गई हैं इस आर्टिकल में भारत सरकार के लिए। टोन आज की सजेस्ट करके और एनालाइज करके आपको बता रहा है क्या मामला है। चलिए शुरू करें। इंटरेस्टिंग आर्टिकल कह रहे द पुलिस एक्शन अगेंस्ट वायलेंट सेपरेटिस्ट इन पंजाब इज अ केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर। कह रहे जो पुलिस का एक्शन है, जो पुलिस की हरकत है, पुलिस का जो समझ गए ना रवैया है, और किसके खिलाफ? वायलेंट सेपरेटिस्ट के खिलाफ, ऐसे अलगाववादियों के खिलाफ जो वायलेंट हैं, जो हिंसक हैं। और कहाँ पे? पंजाब नाम के इस राज्य में, इस स्टेट में। कह रहा है ये पुलिस एक्शन जो है ना, ये है एक ऐसा केस, और कैसा केस? बेटर लेट देन नेवर का केस, केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर। अब ये एक इडियम होती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लेट देन नेवर मतलब भाई नेवर से अच्छा तो लेट ही होता है। भाई कोई काम आप कभी करो ही नहीं, उससे अच्छा तो आप उसको देरी से ही कर लो, है ना, बेटर लेट देन नेवर। और हिंदी में इसको बोल देते हैं जब जागो तब सवेरा। कनेक्शन बिठा पा रहे हो ना? हमारा बोलने का तरीका अलग है, मीनिंग वही है हमारा भी, अंग्रेजों वाला ही, अंग्रेजों वाला मीनिंग भी हमारे वाला मीनिंग ही है, बस उनका अलग सिस्टम है बोलने का। तो ये जो एक्शन है ना पूरा का पूरा, ये जब जागो तब सवेरा वाला एक्शन है। एक्शन की वर्ब है इस। कह रहा है जी रिलीजियस फैनेटिज्म इन द स्टेट हैज़ बीन रेजिंग इट्स अगली हेड इन रिसेंट ईयर्स एंड गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल इन रिसेंट मंथ्स विद ओपन कॉल्स फॉर वायलेंस एंड थ्रेट्स टू स्टेट फंक्शनरीज इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स। कह रहा है जी जो धार्मिक कट्टरता है, फैनेटिसिज्म है, जिंगोइज्म है, बताया था ना वर्ड आपको, जिंगोइज्म, जिंगोइस्ट। कह रहा है धार्मिक कट्टरता जो है ना इस स्टेट में, पंजाब में, अब द स्टेट लिखा हुआ है, एस बड़ा किया हुआ है, तो अपने आप समझ लो किसी प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहा है। कह रहा है धार्मिक कट्टरता इस पंजाब स्टेट में रेज होती जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उठती जा रही है। और क्या उठा रही है जी? ये अपना गंदा सर उठा रही है, अगली हेड उठा रही है। और कब? पिछले कुछ सालों में, 5-7 ईयर्स में। और कह रहे यही जो कट्टरता है ये गो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही है, हाथों से निकली जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है पिछले कुछ महीनों में। अच्छा कैसे हो रही है भाई? हाथों से बाहर कैसे जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो रही है? ये हो रही है साथ ही खुली चुनौतियों के, ओपन कॉल्स के जो हैं वायलेंस की, और थ्रेट्स के, जो है थ्रेट समझते हैं धमकियाँ, और ये धमकियाँ हैं स्टेट के कार्यकर्ताओं को, स्टेट फंक्शनरीज को, जिसमें शामिल हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर्स, हमारे केंद्र के राजनेता भी। बात समझ गए ना? तो अमृतपाल ने जो अमित शाह को धमकी दी थी, है ना, वायलेंस की, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रिलीजियस फैनेटिज्म बहुत टाइम से चल रहा है, 5-6 सालों से, और पिछले कुछ महीनों में अमृतपाल के आने के बाद से ये बहुत ज़्यादा चरम पे है, बहुत अपनी पीक पे आ चुका है। फैनेटिज्म की वर्ब है हैज़ बीन रेजिंग, हैज़ बीन रेजिंग। रेज का मतलब होता है खड़ा करना, ये वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी। हाथ खड़ा किया, सर खड़ा किया, सवाल खड़ा किया, समझ रहे हो ना? तो रेज वर्ब हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अपना ऑब्जेक्ट लेके चलती है। अगली हेड आप समझ गए, रेज और अगली हेड मतलब अपना गंदा सर खड़ा करना, मतलब उभर करके आना। फेनेटिसिज्म की दूसरी वर्ब है गो आउट ऑफ कंट्रोल। गो आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ का, समझ गए ना, बाहर जाना जो है कंट्रोल से। हैज़ बीन गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है, ये हैज़ बीन यहाँ पे भी लगा हुआ है। फंक्शनरी मतलब कार्यकर्ता, पॉलिटिकल फंक्शनरीज की बात हो रही है यहाँ पे, और यूनियन मिनिस्टर आप जानते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? कह रहा है ऑन February 23
अ मॉब ओवररैन अ पुलिस स्टेशन एंड फ्रीड सस्पेक्ट्स विच वॉज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कह रहे 23 फरवरी को एक मॉब ने, एक भीड़ ने ओवररन कर दिया। अब ये क्या होता है भाई? रन मतलब जाना या चलना, भागना। ओवर मतलब ऊपर से। जब आप किसी चीज़ को ओवर रन करते हैं तो आप उस चीज़ के ऊपर से निकल जाते हैं, उसको इन्वेड करते हैं, पैरों के नीचे चकनाचूर करते हैं। आ रही है बात समझ में? ऊपर से आप रन कर गए, अपने पाँवों के नीचे उसको चकनाचूर कर दिया आपने, इन्वेड कर दिया उस जगह को। तो एक भीड़ ने ओवर रन कर दिया, एक भीड़ ने इन्वेड कर दिया, घुस गई एक पुलिस स्टेशन के अंदर, और इसी भीड़ ने फ्री किया, आज़ाद किया सस्पेक्ट्स को, कुछ अभियुक्तों को। सस्पेक्ट्स वो है जिन पे कोई क्राइम का कोई जो है शक है। कह रहे ये जो चीज़ थी ना, विच वॉज, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन थी, पूरे तरीके से ख़त्म हो जाने का काम था, कोलैप्स था, फेलियर था हमारे लॉ एंड ऑर्डर का, पंजाब में कानून के राज का। तो वही वाला किस्सा है। पुलिस स्टेशन का नाम तो मैं भूल गया हूँ, जहाँ पे इस अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ हमला किया, गुरु ग्रंथ साहिब को हाथ में लेकर के, और अपने लोगों को छुड़वाने की कोशिश की। ठीक है, मॉब की वर्ब है ओवररन, दूसरी वर्ब है फ्रीड। फ्री एक वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है वी2, और ये भी ओवररन एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है ओवररन। ये जो विच है ना, विच, इसका एंटीसीडेंट है पूरा, ये पूरा वाला क्लोज, ये जो है ना, ये पूरा वाला क्लोज जो है ना, इसका एंटीसीडेंट है। ये पूरी चीज़ जो, ये पूरी घटना है ना, शर्मनाक घटना, ये एक कंप्लीट ब्रेकडाउन था। विच का एंटीसीडेंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई वर्ड नहीं है, पूरा क्लोज है। ये पूरी घटना ही एक ब्रेकडाउन था। और जब भी क्लोज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगता है तो सिर्फ विच ही लगता है, दैट नहीं लगता, वट नहीं लगता, हु नहीं लगता, है ना। तो विच को आपने इस चीज़ के लिए अलग से रखा हुआ है। ब्रेकडाउन मतलब किसी चीज़ का ढह जाना, कोलैप्स कर जाना, फेल हो जाना। कह रहा द चैलेंज अपीयर्स टू बी डॉन्टिंग फॉर द इनएक्सपीरियंस्ड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट। कह रहा अब ये जो चुनौती है ना, ये दिखाई देती है डॉन्टिंग। अब याद है ना डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, फियरसम, फॉर्मिडेबल, जिसके नाम से रूह कांपे आपकी। कह रहे चुनौती जो है रूह कंपाने वाली दिखाई देती है, डराने वाली दिखाई देती है। और किसके लिए? इस नौसिखिया आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, जो अभी भी आई है पंजाब में, पहले इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। और कह रहा है एंड द सिचुएशन नीड्स मोर विजिबल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। और ये जो पूरी सिचुएशन है ना, इसको ज़रूरत है और ज़्यादा विजिबल कोऑर्डिनेशन की, ऐसे सहयोग की जो दिखाई दे, पर्दे के पीछे तो हो ही, सामने से भी दिखाई दे, इतना ज़्यादा सहयोग हो। और उस एक्शन की जो आएगा सेंटर से और स्टेट से, केंद्र सरकार से और पंजाब गवर्नमेंट से। तो ये सिचुएशन पंजाब गवर्नमेंट अकेले नहीं संभाल सकती है, ये बात तो हमें पता लग ही चुकी है। चैलेंज की वर्ब है अपीयर्स, डॉन्टिंग का मतलब आप समझ गए हैं, सिचुएशन की वर्ब है नीड्स। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द वायलेंट कैंपेन इन द 1980s for a separate Khalistan supported by Pakistan had pulverized the state and claimed the lives of a sitting prime minister and thousands of innocents in a genocidal outrage targeting the Sikh community। अब ये बता रहा है 84 के ब्लू स्टार और सिख दंगों की बात कर रहा है। कह रहा है जो वायलेंट कैंपेन हुआ था 1980 में, जो अभियान हुआ था, बड़ा ही वायलेंट था, बड़ा ही हिंसक था। और किसके लिए? सेपरेट खालिस्तान के लिए, खालिस्तान की मांग के लिए। कह रहा है जो सपोर्टेड बाय पाकिस्तान था, जिसको पाकिस्तान का फुल सपोर्ट मिला करता था 1980 के दशक में। कह रहा है इस कैंपेन ने ना, इस अभियान ने, भिंदरवाला वाले अभियान ने पल्वराइज किया था इस पूरी स्टेट को। पल्वराइज करना, किसी चीज़ को पाउडर फॉर्म में ले आना, डिस्ट्रॉय कर देना बहुत बुरे से, है ना, क्रश कर देना। इस पूरे चैलेंज ने इस स्टेट को चकनाचूर कर दिया, क्रश कर दिया, और क्लेम कर दिया जिंदगियों को। और किन की जिंदगियों को क्लेम किया भाई? एक तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, इंदिरा गांधी की, और दूसरा हजारों इनोसेंट्स की, हजारों उन बेगुनाहों की, जो हुआ था एक जीनोसाइडल आउटरेज में, एक ऐसी आउटरेज में, एक ऐसे गुस्से में, एक्सेसिव एंगर में, जो जीनोसाइडल था, जो कि जीनोसाइड करने वाला था। जीनोसाइड समझते हैं ना, मैन स्लॉटर, बड़ी संख्या में लोगों को मारना, अंधाधुंध लोगों को कत्ल करना। तो ये इनोसेंट्स भी मारे गए थे एक मैन स्लॉटर में, एक गुस्से के मैन स्लॉटर में, जो टारगेटेड था सिख कम्युनिटी के खिलाफ 1984 के दंगे दिल्ली के अंदर। बात आई समझ में? तो ये बहुत पुराना और डार्क हिस्ट्री है पंजाब की और खालिस्तान की। अब वही हिस्ट्री जो ना फिर से हमारे सामने आ रही है। कैंपेन की वर्ब है हैड पल्वराइज्ड, पल्वराइज करना किसी चीज़ को, समझ गए ना, क्रश कर देना, पैरों के नीचे रोंद देना, ओवररन कर देना, ओवररन भी इसका सिनोनिम है, स्क्वैश कर देना, ग्राइंड कर देना। और दूसरी इसकी वर्ब है कैंपेन की क्लेम्ड, इसने पल्वराइज भी किया था और इसने क्लेम भी किया था, दावा भी किया था, जानों को लिया था। चलिए और कुछ देखने वाला है। वायलेंट मतलब बहुत ही हिंसक,
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपको बता दिए इंदिरा गांधी, और ये हैं दिल्ली के दंगे। जिनोसाइडल मतलब फुल ऑफ जिनोसाइड हो, मैन स्लॉटर से रिलेटेड हो, है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में जिनोसाइड को, मैं भूल गया वर्ड, नरसंहार, नरसंहार ही बोलते हैं ना। हाँ चलिए, आउटरेज मतलब एक्सट्रीम एंगर। कह रहा है जी दैट ट्रॉमा शुड नॉट बी अलाउड टू रिटर्न एंड टॉर्मेंट द कंट्री और इंडिया। कह रहा है वो ट्रॉमा जो है ना, वो बड़ा जो एक झटका है, वो एक समझ गए ना, एक तरह का टॉर्चर है। कह रहा है वो ट्रॉमा, वो पेन जो है ना, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो रिटर्न करे, फिर से वापस लौटे और टॉर्मेंट करे, टॉर्चर करे पंजाबी कम्युनिटी को या फिर भारत को। तो जो हो गया 84-80 में वो हो गया, फिर से 2023 में 84-80 कोई नहीं देखना चाहता। ट्रॉमा की वर्ब शुड नॉट बी अलाउड। टॉर्मेंट का मतलब होता है डिस्ट्रेस करना, किसी को टॉर्चर करना, ठीक है, समझ गए। चलो, कह रहे 6 आर अ हाईली मोबल एंड एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी नाउ स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, बट द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैग्नेशन इज टेकिंग इट्स टोल। कह रहे जो 6 हैं, जो पंजाबीज हैं, वो हाईली मोबाइल हैं। ये मोबाइल या मोबाइल इस वर्ड का मतलब होता है आप गतिशील हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं, हर तरफ फैलने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। कह रहे 6 जो है हाईली मोबाइल पर्सन है, आपको हर जगह मिलेंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे मिलेंगे, अच्छे अच्छे व्यापार करते हुए मिलेंगे, दुनिया भर में मिलेंगे। और एक एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है, व्यापार में, एंटरप्राइज में ध्यान रखने वाला एक समुदाय है। कह रहे जो अब फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे लेकिन जो इकोनॉमिक और सोशल स्टैग्नेशन है, सिख समाज में आर्थिक और सामाजिक जो गतिरोध है, स्टैग्नेशन मतलब चीज़ों का वहीं रुक जाना, आगे ना बढ़ना, वो अपनी टोल को टेक कर रहा है, वो लोगों पे एक बुरा असर छोड़ रहा है। अब ये क्या होता है भाई स्टैग्नेशन, सिख कम्युनिटी में कैसा स्टैग्नेशन है आपको अभी आगे बताएगा। सेंटेंस समझ में आ गया ना। 6 की वर्ब है आर। मोबाइल का मतलब होता है डायनामिक, है ना, गतिशील। अच्छा, स्टैग्नेशन की वर्ब है इज टेकिंग इट्स टोल। सेंटेंस में एक एरर है, शायद आपको पकड़ में आ जाए, ढूंढ के दिखाओ। अरे भाई यहाँ पे स्प्रेड की थर्ड फॉर्म लगानी थी। 6 जो है फैल चुके हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फैल चुके हैं तो 6 आर स्प्रेडेड अराउंड द वर्ल्ड होगा ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। चलो अभी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ये पूरा कर लेते हैं आर्टिकल, ये वाला जो है पैराग्राफ, फिर इस पे वापस आऊँगा। स्प्रेड की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, 6 आर स्प्रेडेड क्यों नहीं लिखा। टेक योर टोल, टेक इट्स टोल का यह मतलब होता है किसी चीज़ का बुरा असर छोड़ना, है ना, टेक इट्स टोल करना। कह रहा है एग्रीकल्चर इज फेसिंग अ क्राइसिस एंड ड्रग अब्यूज इज रैम्पेंट। कह रहा है ये 2 समस्याएं सिख कम्युनिटी में। एग्रीकल्चर जो है क्राइसिस को फेस कर रहा है, खेती में एक आपदा आपको दिखाई दे रही है, बहुत पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, पराली जल रही है, बहुत सारा पैदावार कम हो रही है, पहले ऐसी नहीं हो रही। और जो ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग का जो दुरुपयोग है, वो रैम्पेंट है, खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है पंजाबी यूथ में। एग्रीकल्चर की वर्ब है इज फेसिंग, ड्रग अब्यूज़ की वर्ब है इज। रैम्पेंट, अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड, याद है ना, धड़ल्ले से होती हुई कोई चीज़ जिसको आप रोक ना पाएँ, ठीक है। रैम्पेंट या अनब्रिडल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। कह रहे ट्रबल मेकर्स आर स्मेलिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इनसाइड वायलेंस। कह रहे ट्रबल को मेक करने वाले जो लोग हैं वो स्मेल कर रहे हैं, वो सूंघ रहे हैं एक मौके को, उनको सेंस आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी का, और ये अपॉर्चुनिटी है वायलेंस को इंसाइट करने की, हिंसा को भड़काने की। सिंपल सेंटेंस है। अब आ जाओ इस वाले फ्रेज पे, यहाँ पे क्या दिक्कत थी। देखो यहाँ पे स्प्रेड की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि स्प्रेड की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है। स्प्रेड एक वर्ब भी ऐसी है जिसकी V1 V2 V3 चेंज नहीं होती। इसकी वर्ब की ING फॉर्म बन जाएगी, स्प्रेडिंग बन जाएगी, लेकिन V1 V2 V3 स्प्रेड ही रहेगी। अब वो सारी वर्ब्स, ऑल दोज वर्ब्स विच हैव V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, कौन कौन सी वर्ब्स हैं भाई, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, लिखो, सोचो, याद करो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर उससे मैच करो, है ना। जब ये लिस्ट याद होगी ना, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप जो है एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, वर्ब की लिस्ट नहीं पता, फिर क्या मतलब है उस कॉन्सेप्ट का। तो ये सारी वर्ब्स हैं जी मोटी मोटी, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आपसे। सेट, कट, पुट, रीड, बिड, ठीक है, वेड। इसके बाद में ये 4 अक्षरों वाली है, 5 अक्षरों वाली वर्ब सारी की सारी। स्प्रेड, बर्स्ट, हर्ट, स्प्लिट, कास्ट को बाद में ले लेना, चलो। स्प्लिट, हिट को भी इसी में रखो, हिट, और 1-2 वर्ब्स और भी हैं ऐसी, भूल गया यार मैं, चलो जितनी याद आ रही है उतनी लिख देता हूँ मैं।
इसके बाद में ये कास्ट वाली सारी वर्ब्स हैं, कास्ट, फोरकास्ट, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट। और कास्ट से कोस्ट को भी याद रखना, कोस्ट भी एक ऐसी ही वर्ब है, ठीक है, एक सेकंड रुको, कोस्ट, कोस्ट भी एक ऐसी ही वर्ब है। किसी भी चीज़ के आपको कोस्ट मिले ना तो कोस्टेड नहीं लिखोगे, कोस्ट 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 वो ऐसे ही चलेंगी। इसमें और भी हैं 5 7 10 और भी जोड़ सकते हो, अभी मुझे याद नहीं आ रही, जितनी याद आ रही थी आपके सामने मैंने लिख दी। इन वर्ब्स की V1 V2 V3 में कोई भी चेंज आपको नहीं लाना है, ये ऐसे ही रहेंगे, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए कुछ सजेशंस है। कह रहा है वुंड दैट इज अलाउड टू फेस्टर विल सिकन द होल बॉडी। कह रहा है एक वुंड जो है, इसको वाउंड मत बोलना, इसको वुंड बोलना, और वुंड का मतलब होता है जी चोट, है ना, घाव। कह रहा है एक ऐसा घाव जिसको अलाउ कर दिया जाए, जिसको इजाज़त मिल जाए, और क्या करने की, फेस्टर करने की। फेस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का घाव खराब हो जाते हैं ना, कभी कभार सड़ जाते हैं घाव, है ना, अब उनको सही से नहीं देख रहे हो, वो पूरा अंग ही खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं किसी वुंड का फेस्टर होना, एग्रावेट होना, इंटेंसीफाई होना, घाव में पस पड़ना। कह रहे एक ऐसा घाव जिसको आप फेस्टर होना अलाउ करेंगे, वो सिकन कर देगा पूरी बॉडी को, वो बीमार बना देगा पूरे शरीर को। समझ में आ गया सेंटेंस, स्ट्रक्चर देखो, वुंड विल सिकन द होल बॉडी, वुंड की वर्ब है विल सिकन, और दैट आया वुंड के लिए, दैट की वर्ब है इज अलाउड। वुंड सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, इज से बनाई हुई है हमने। फेस्टर का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी घाव को सड़ने देना। आगे कह रहे हैं जी, द लूमिंग ट्रबल इन पंजाब इज बीइंग इन्फ्लेम्ड by a mix of religious fanaticism, foreign aided opportunism and a societal crisis। कह रहे जो लूम करती हुई ट्रबल जो है ना, ये जो सर पे मंडराती हुई मुसीबत है, लूमिंग मतलब सर पे मंडराती हुई, ये पंजाब की ट्रबल जो है ना, ये इन्फ्लेम की जा रही है, इसको और ज़्यादा भड़काया जा रहा है। इन्फ्लेम करना, किसी चीज़ में आग लगाना, और किसके द्वारा, एक मिक्स के द्वारा, एक जुगलबंदी के द्वारा। और ये मिक्स किस किस का है भाई, ये मिक्स है इन 3 चीज़ों का, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता, फॉरेन एडिड अपॉर्चुनिज्म, फॉरेन की एड से होने वाली मौका परस्ती, है ना, फॉरेन से पैसा आए, फॉरेन से कुछ मौका परस्त लोग इंडिया में पैसा लगाएं या लोगों को भड़काएं, तो फॉरेन की मदद से होने वाला जो मौका परस्ती है। और तीसरा एक सोसाइटल क्राइसिस जो पंजाब में चल रहा है, यूथ पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है ड्रग्स के चक्कर में और एग्रीकल्चर के चक्कर में, तो इन तीनों के मिक्स की वजह से ये ट्रबल जो है ना और ज़्यादा भड़काई जा रही है पंजाब में, इस वक्त इसको फ्लेम्स मिल रही हैं। ट्रबल की वर्ब है इज बीइंग इन्फ्लेम्ड, पैसिव वॉइस में, और कुछ देखने वाला है नहीं, लूमिंग सर पे मंडराता हुआ, जो आपको अप्रोच कर रहा हो, जो ब्रू कर रहा हो, है ना, जो समझ गए ना, जो खड़ा हो अपने सर के ऊपर, अपने को दिखाई दे रहा हो, वो लूमिंग होता है। कह रहे जी, द मोबिलाइजेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ द सिख डायस्पोरा इन द UK, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर द कॉज ऑफ सेपरेटिज्म इज ऑल्सो ए वरिंग साइन ऑफ इंडिया। कह रहे जो मोबिलाइजेशन है, जो लामबंदी है, और किसकी, एक सेक्शन की, एक हिस्से की, सिख डायस्पोरा के, सिख प्रवासियों के, डायस्पोरा वर्ड याद है ना आपको, प्रवासी ग्रुप जो एक कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्री में रहता है। कह रहे जो मोबिलाइजेशन है, इनकी जो लामबंदी है, इनका जो तैयार हो जाने का जो काम है, UK में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, और किसके लिए, अलगाववाद के कोज के लिए। कह रहे ये मोबिलाइजेशन जो है ना, ये भी एक वरिंग साइन है, चिंताजनक निशान है इंडिया के लिए, फॉर इंडिया। मोबिलाइजेशन की वर्ब है, समझ में आ रहा है ना। मोबिलाइजेशन क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी काम के लिए, कुछ अभियान चलाने लगते हैं, कुछ कैंपेन ड्राइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। कह रहे द सेंटर हैज़ टू वर्क विद पंजाब एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स टू कंटेन दिस मैलेज। कह रहे सेंटर को काम करना पड़ेगा, हैज़ टू वर्क करना पड़ेगा पंजाब की सरकार और फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ में, ताकि कंटेन किया जा सके इस मैलेज पे, ताकि कंट्रोल किया जा सके इस बीमारी को, इस डिस्कम्फर्ट को, इस डिसीज़ को। सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी वो है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आपकी बताते हैं मजबूरी, आई हैव टू गो, शी हैज़ टू स्टडी, सेंटर हैज़ टू वर्क, है ना, तो करना ही होगा सेंटर को काम, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, हैज़ टू वर्क। मैलेज आप देख चुके हैं, डिसीज एलिमेंट को बोलते हैं, बीमारी या परेशानी को बोलते हैं डिस्कम्फर्ट को। आगे कह रहे वॉयलेंट टेंडेंसीज मस्ट बी निप्ड इन द बड एंड प्रोपोनेंट्स ऑफ हेट मस्ट पे अ प्राइस। कह रहे जी वॉयलेंट टेंडेंसी जो है, ऐसे रुझान, ऐसी प्रोपेंसिटी, ऐसी हैबिट्स, ऐसी प्रवृत्तियाँ जो हिंसक हैं, तो ये हिंसक जो प्रवृत्तियाँ हैं ना, इनको निप इन द बड करना ही होगा। अब निप इन द बड एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को पैदा होने से पहले ही मार देना।
बड का मतलब होता है कली, निप इन का मतलब होता है किसी चीज़ को मसलना। तो कली को आपने पहले ही मसल दिया तो फूल कभी बनने नहीं दोगे आप। कली को ही मसल दिया ना बड को, तो आप किसी चीज़ को शुरुआती अवस्था में ही ख़त्म कर रहे हो, निप इन द बड कर रहे हो। तो कह रहे हैं ऐसी टेंडेंसीज को भी शुरुआती अवस्था में, शुरुआती स्टेज में ही ख़त्म कर देना है। और जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो पैरवी करने वाले हैं, जो सपोर्टर हैं हेट के यानी कि नफरत के, उन लोगों को एक प्राइस पे करना होगा। दे हैव टू पे अ प्राइस, दे मस्ट पे अ प्राइस। आगे बात समझ में। टेंडेंसीज की वर्ब है मस्ट बी निप्ड इन द वर्ड, निप इन द वर्ड आपको बता दिया। प्रोपोनेंट्स की वर्ब है मस्ट पे। प्रोपोनेंट वो होता है जो सपोर्टर हो, एडवोकेट हो, डिफेंडर हो, जो किसी मामले का समर्थक हो। ये निप इन द बर्ड को निप एट द बर्ड करके दिया जाता है, कभी कभी किसी पेपर में आपको मिलेगा। याद रखें इस ईडियम को निप इन द बर्ड बोलते हैं। एट मिल जाए तो समझ लेना एग्जाम में एरर आपको दी गई है। ये स्पेशल एरर्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। भाई कोई ईडियम का मीनिंग ही चेंज कर दिया, ईडियम की फॉर्म चेंज कर दी, स्ट्रक्चर चेंज कर दी, तो एग्जामिनर आपकी ईडियम वाली एरर आपके क्वेश्चन में डालना चाह रहा है। कह रहा है ऑल्सो देयर हैज़ बिन अ कॉन्शियस एफर्ट टू कम्युनिकेट विद द सिख कम्युनिटी एट लार्ज टू आइसोलेट द टॉक्सिक एलिमेंट्स। कह रहे साथ ही साथ एक सजग प्रयास होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी ए कॉन्शियस एफर्ट, सजग प्रयास। और किस चीज़ का? बातचीत करने का सिख कम्युनिटी के साथ पे, मोटे तौर पे एट लार्ज, ताकि आइसोलेट किया जा सके, अलग थलग किया जा सके टॉक्सिक एलिमेंट्स को, समाज के ऐसे तत्वों को जो टॉक्सिक हैं, जो जहरीले हैं। ये अलगाववादी जहरीली है ना, खालिस्तान चाहिए, टुकड़े करेंगे भारत के, तो ये टॉक्सिक एलिमेंट बहुत कम है सिख कम्युनिटी में। इनको अलग थलग करने का यही तरीका है कि ओवरऑल सिख कम्युनिटी से आप बातचीत करो, एट लार्ज उनसे कम्युनिकेट करो। तो दिस ऑल्सो हैज़ टू बी डन। एफर्ट की वर्ब है हैज़, सेंटेंस इन्वर्टेड है, देर से शुरू हुआ है क्लोज, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। एट लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पे। इस फ्रेज के 3 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है मोटे तौर पे, है ना। दूसरा एट लार्ज का मतलब होता है भगोड़ा। भगोड़े को आप बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूजिटिव, ठीक है। या इसके लिए एक और वर्ड है एब्सकंडिंग। अगर कोई प्रिजनर एट लार्ज है ना, अगर कोई प्रिजनर एट लार्ज है तो वो प्रिजनर भगोड़ा है, उसकी तलाश में पुलिस घूम रही है, समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गया। जैसे अमृतपाल सिंह अभी एट लार्ज है, भगोड़ा ही है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको, तो वो फ्यूजिटिव है या एब्सकंडिंग है। तो ये तो होता है एट लार्ज का मीनिंग, मोटे तौर पे या भगोड़ा। ये दोनों में से कोई भी लग सकता है, आपको देखना है सेंटेंस कैसा बनाने की नीड है। फिर एक इडियम होती है जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा भी खूब है लेकिन काम करने को कुछ नहीं है। बाप की प्रॉपर्टी है या खुद के पास पैसा इतना है, भले तो घर बैठा रहता है, कुछ काम नहीं है, बस घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है। ज़रूरी नहीं है कोई गलत आदमी हो, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये उस टाइप का आदमी है, ज़्यादा काम वाम करने का इसको शौक नहीं है। जेंटलमैन एट लार्ज, अच्छे कपड़े पहनता है, काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना काम करता है। तो ये एट लार्ज जो है ना, मतलब ये 3 तरीके से यूज़ होगा। आप तीनों तरीके आपके सामने लिख दिए हैं, डिक्शनरीज खंगाल लोगे तो भी लास्ट में इन 3 तरीकों पे ही आओगे। तो पहले ही आपको दे रहा हूँ मैं, पका पकाया, यूज़ करोगे इसको, जितना यूज़ करोगे उतना अच्छा है। आगे बढ़ेंगे। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला, इसको वायलेंट या नॉक्सियस भी बोलते हैं। आइसोलेट का मतलब है अलग थलग करना, अलूफ या सेपरेट करना। करेक्ट टू द वर्ड एंड टू सिटीजन्स द मैसेज मस्ट बी क्लियर दैट इंडिया remains a multi-religious and multicultural nation that does not tolerate or require separatism। कह रहे सारी दुनिया को और हमारे सिटीजन्स को, पंजाबीज़ को खास करके, ये मैसेज को क्लियर होना चाहिए इन सब लोगों के लिए। टू ऑल दिस पीपल दिस मैसेज शुड बी क्लियर या मस्ट बी क्लियर। कौन सा मैसेज क्लियर होना चाहिए? कि इंडिया बना रहता है एक मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल नेशन। इंडिया एक ऐसा नेशन बना रहेगा जिसमें कल्चर बहुत सारे और रिलीजन बहुत सारे एक ही छत के नीचे रहेंगे। और ये वही नेशन है जो ना तो टॉलरेट कर सकती है, ना तो सहेगी, ना जिसको ज़रूरत है ना वो रिक्वायर करेगी किसी भी तरह के अलगाववाद को, सेपरेटिज्म को। तो ये मैसेज भी भारत सरकार को देने की ज़रूरत है, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी। गवर्नमेंट की वर्ब है मस्ट बी, इंडिया की वर्ब है रिमेन्स, दैट की वर्ब है डज नॉट टॉलरेट और डज नॉट रिक्वायर। 2 वर्ब्स हैं। दैट आया है नेशन के लिए, नेशन सिंगुलर है, इसलिए दैट की वर्ब भी डज से बनी है, सिंगुलर। कह रहे जी टॉलरेट का मतलब समझते हैं ना, बेयर करना, किसी चीज़ को सहना, पुट अप विद करना। कह रहा है अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड द सेंटर हैड डिरेल्ड द एग्रीकल्चरल लॉस दैट सॉट टू रिफॉर्म द सेक्टर इन 2021। कह रहा एक लैक ऑफ ट्रस्ट था, एक ट्रस्ट की कमी थी। लैक मतलब कमी, ट्रस्ट मतलब भरोसा। तो भरोसे की कमी जो थी ना इन दोनों के बीच, किस किस के बीच भाई? बिटवीन लगा के बता रहे हैं, पंजाब के फार्मर्स और हमारे सेंटर के बीच।
कह रहे इस कमी ने ही डिरेल किया, इसी ने ही पटरी से उतारा एग्रीकल्चर लॉज को, कृषि कानूनों को। और कौन से कृषि कानून? वही कानून जिन्होंने सॉर्ट किया था, जिन्होंने इस काम को करने की कोशिश की थी। सीख की सेकंड फॉर्म है सॉर्ट। और कौन सा काम? रिफॉर्म करना, सुधार लाना इस सेक्टर में 2021 में जो ये काम हुआ था। तो ये काम भी हो चुका है। सरकार ने कानून बनाए थे कृषि सेक्टर में सुधार करने के लिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लेकिन ट्रस्ट की कमी थी। तो किसानों और सरकार की आपसी जो है समझ गए ना, आपसी संघर्ष की वजह से ये लॉज जो हैं डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए। चलिए, लैक की वर्ब है हैड डिरेल्ड, दैट की वर्ब है सॉर्ट, दैट आया एग्रीकल्चर लॉज के लिए, सॉर्ट सीख की सेकंड फॉर्म है, V2 है। इसका मतलब है किसी चीज़ को करने की, किसी काम को करने की कोशिश करना। डिरेल वर्ड आपको तोड़ के बताया हुआ बहुत बार, डी प्लस में रेल से बना है। अगर रेल को डी कर देंगे तो पटरी से उतार रहे हैं हम गाड़ी को। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अगर आपको पटरी से उतरती दिखे तो आप उसके लिए डिरेल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 5 दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए, घर पे कुछ फंक्शन था, तो आप बोल सकते हैं मेरी पढ़ाई डिरेल हो गई है आपकी वजह से। अब घर में फंक्शन था तो मैं पढ़ नहीं पाया, है ना। तो आपकी इस तरीके से इन वर्ड्स को रूटीन लैंग्वेज में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है ना। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिक्ट फोर्स अगेंस्ट वायलेंट एलिमेंट्स एंड ट्रस्ट बिल्डिंग विद जनरल पब्लिक शुड बी एट द हार्ट ऑफ द रिटोरिक एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे कॉम्बिनेशन चाहिए, एक जुगलबंदी चाहिए, मिक्स चाहिए। और किसका? कड़ी ताकत का, स्ट्रिक्ट फोर्स का। और किसके खिलाफ? वायलेंट एलिमेंट से खिलाफ, हिंसक तत्वों के खिलाफ। और एक ट्रस्ट बिल्डिंग चाहिए, एक भरोसा को बनाने वाली एक्सरसाइज चाहिए जनरल पब्लिक के साथ। कह रहे इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आ गया, खालिस्तानियों को तो इनके हिसाब से इनको ट्रीटमेंट दो और जनरल पब्लिक से आप बात करके ट्रस्ट बिल्ड करो। कह रहा अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया ना, कह रहा ये शुड भी होना चाहिए बिल्कुल हार्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे, एट द हार्ट ऑफ। और किसके? हमारी सरकार की बातों पे, रिटोरिक के, और हमारी सरकार की पॉलिसी के, है ना। सरकार की बात और कर्म, कर्म और बात में, दोनों में यही चीज़ होनी चाहिए कि अलगाववादियों पे तो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और लोगों से अच्छे से बात करेंगे, पंजाब की पब्लिक से। अगर ऐसी हमारी पॉलिसी और रिटोरिक होता है तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, कॉम्बिनेशन की वर्ब है शुड बी। एट द हार्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पे होना, किसी चीज़ का फोकल पॉइंट होना, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना। इसको इन द हार्ट ऑफ, ऑन द हार्ट ऑफ ऐसा कभी ना लिखें, एट द हार्ट ऑफ, ठीक है, एट द हार्ट ऑफ। रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें जो सरकार करती है, ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, है ना। चुनावी वादे करती है ना बड़े बड़े सरकार, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब रिटोरिक्स हैं। कह रहा है एट एनी रेट नो रिटोरिक फ्रॉम एनी क्वार्टर शुड बी इनकरेज्ड दैट कॉजेज मोर एलिनेशन। कह रहा है जी किसी भी तरीके से, एट एनी रेट, एट एनी रेट का मतलब है इन विच एवर वे। कह रहा है जी कैसे भी, एट एनी रेट, कोई भी बड़ी जो बातचीत है, रिटोरिक है, और किससे? किसी भी क्वार्टर से, किसी भी हिस्से से, चाहे तो खालिस्तानियों का हिस्सा हो, चाहे सरकार का हो, चाहे पंजाब सरकार का हो, चाहे जनरल पब्लिक का हो। करेक्ट, किसी भी क्वार्टर से ऐसा कोई रिटोरिक जो है ना इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए जो कोज करता है और ज़्यादा एलिनेशन को, और ज़्यादा अलगाववाद को, सेपरेटिज्म को, स्ट्रेंजमेंट को। ठीक है, तो बातचीत अब बिल्कुल भी ना हो, राजनीति बिल्कुल भी ना हो इस मुद्दे पे, बिल्कुल भी इस मामले को भड़काया ना जाए। रिटोरिक की वर्ब है शुड बी इनकरेज्ड, नो रिटोरिक शुड बी एनकरेज्ड। दैट की वर्ब है कॉजेज, दैट आया रिटोरिक के लिए। एलिनेशन अलगाव, है ना, आपसी डिस्टेंस, इसको स्ट्रेंजमेंट भी बोलते हैं, इसका उल्टा होता है स्पाउजल। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को, वो कैब काफ़ी हैवी थी। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। अब जो सीखा है इस क्विज पे अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जैसा कि इस आर्टिकल में इशारा किया गया, रेफरेंस किया गया इस पैसेज में, इनमें से कौन सी चीज़ पंजाब में जो भी ऑनगोइंग टर्मोइल चल रहा है ना, टू द ऑनगोइंग लगा देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, ऑनगोइंग जो अभी चल रहा है टर्मोइल, सोशियो पॉलिटिकल टर्मोइल, उसका एक जिम्मेवार तत्व नहीं है, उसका एक कंट्रीब्यूटर नहीं है। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इस टर्मोइल से सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है इस आर्टिकल के हिसाब से? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का नहीं है भाई, रैम्पेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स का नहीं है पंजाब की सोसाइटी में, एग्रीकल्चर के जो इश्यूज चल रहे हैं पंजाब की इकॉनमी में उनका नहीं है, या स्मगलिंग हो रही है क्रॉस द बॉर्डर जो है बॉर्डर पार से, उसका नहीं है। जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है 10 सेकंड में आंसर निकाल देगा इसका। मैंने आंसर डाल दिया फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से कर लेना मैच। सेकंड में आपसे पूछा है क्या मेजर्स को सजेस्ट किया गया है, कौन से कदम को सबके सामने रेकमेंड किया गया है इस पैसेज में सेंटर के लिए, ताकि वो टैकल कर सके इस सोशल इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल अपहेवल को, क्राइसिस को पंजाब में। तो कौन से मेजर्स सरकार को लेने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को,
हमें सारे स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स पे क्रैकडाउन करना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए पंजाब के कॉमन सिटीजन से, या फिर मिलिट्री एक्शन लें, हम अपनी मिलिट्री भेज दें कनाडा में, यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे सेपरेटिस्ट को, खालिस्तानियों को पकड़ के दबोचें। क्या लगता है, क्या 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें सरकार को कही गई हैं इस आर्टिकल में करने के लिए? थोड़ा सा शब्दों का फेर है, गहरा क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ। हो सकता है आपका आंसर ए और सी या बी और सी भी हो जाए, देख लेना, जरूरी नहीं है इनमें से एक हो और ज़रूरी नहीं है ये दोनों भी हों, सही आंसर को ही चूज़ करना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ये करना है तो फिर ये आंसर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ये करना है तो ये आंसर है। आर्टिकल को पढ़ो, उसके हिसाब से बताना। चलो ये हो गए आपके कॉम्प्रिहेंशन के। थर्ड में पूछा जेंटलमैन एट लार्ज कौन होता है, तो अभी अभी आपको बताया था, लिखित हो गया आप ऑब्वियसली। चौथे में पूछा है जी अपने आप को एक आइडिया या एक पर्सन से जो आप पहले एक्सेप्ट करते थे फॉर्मली, उससे दूर कर लेने को क्या बोलते हैं? किसी इंसान को जो आपका दोस्त था उससे अलग कर लेने को अपने आप को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वर्ब बता दो चाहे नाउन बता दो, किसी भी फॉर्म में आंसर कर सकते हो। 2 आंसर्स हैं इसके, एक नहीं है बल्कि 2 हैं, है ना, कोई भी एक करोगे चलेगा। 5वें 6वें में सर 2 एरर्स हैं। एरर्स मैं अब बताऊंगा नहीं, मैं अब मैं जैसे ही बताऊंगा ना देखते ही आप पकड़ लोगे, तो ये बिना बताए करो आप, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आंसर डाल दिए कमेंट्स में, वहाँ से चेक कर लेना। 5वां 6वां, ठीक है। 7वां फिलर है, यहाँ पे मीनिंग बताना है, चारों में से कौन सा वर्ड मीनिंग के हिसाब से सेट बैठेगा, तो ये वोकैब का क्वेश्चन ही समझ लो। टू चेक द डैश यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के इस तरह के इस्तेमाल को चेक करने के लिए सरकार ने हैज़ मेड इट मैंडेटरी, इस चीज़ को ज़रूरी बना दिया है, फॉर द फार्मेसीज़ के लिए, मेडिकल स्टोर्स के लिए, और क्या कि वो सेल करेंगे ऐसी दवाओं को सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके पास डॉक्टर का पर्चा है, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है। तो एंटीबायोटिक्स के यूज़ को, कौन से यूज़ को रोकने के लिए सरकार ने किया है? एस्पाउस यूज़ को, अनबिडल्ड यूज़ को, रैम्पेंट यूज़ को, या फॉर्मिडेबल यूज़ को? आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है ए और सी हो सकता है बी और डी हो, ठीक है ना। तो देख लो चारों में से कौन सा आप बनाओगे, है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, जाके मैच करो, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। पूरे मामले पे क्या आपकी राय है कमेंट्स में डाल सकते हो, 3 से 4 सेंटेंसेज में इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखने से आपकी आदत बनेगी और आपकी जो है राइटिंग अच्छी होगी। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट